Welcome to my channel. Today we start the chapter Rebels and the Raj, basically the revolt of 1857. जिसने पहला चैप्टर नहीं देखा है, चैनल पे वीडियो है, गो एंड वॉच इट आउट. कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसा लगा चैप्टर. Let's move on to the second chapter. Let's begin. Late in the afternoon of 10th May 1857, the sepoy in the cantonment of Meerut broke out in mutiny. यानी कि 10 मई की दोपहर को जो सिपाही होते हैं वो एक म्यूटनी कर देते हैं. बेसिकली जब सिपाही लोग मिलके आवाज़ उठाते हैं, सिपाही यहाँ पे सिपाही का मतलब सिपाही है, हमारे जो सिपाही होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो लोग जब मिलके जब आवाज़ उठाते हैं, रिवोल्ट करते हैं, तो उसको म्यूटनी कहा जाता है. ठीक है. और जब उसमें सिविलियंस में मिल जाते हैं तो वो एक रिवोल्ट का रूप ले लेते हैं. It begins in the lines of the native infantry, spread very swiftly to the cavalry and then to the city. बेसिकली ये जो म्यूटनी स्टार्ट होती है वो पहले नेटिव इन्फेंट्री से होती है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे सिटी के लोग भी जुड़ जाते हैं. द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन एंड द सराउंडिंग विलेजेस, वो लोग भी जुड़ जाते हैं. कैप्चर कर लेते हैं बेल ऑफ आर्म्स को, यानी कि बेल ऑफ आर्म्स वो जगह है जहाँ पे आर्म्स रखे जाते हैं, जितने भी हथियार वगैरह होते हैं वो रखे जाते हैं उस रूम में, उसको कहते हैं बेल ऑफ आर्म्स. मिशंस को वो लोग कैप्चर कर लेते हैं और अटैक कर देते हैं किन पे, वाइट पीपल्स पे, यानी कि ब्रिटिशर्स पे. उनके बंगले वगैरह जला देते हैं, उनके यहाँ पे चोरी वगैरह कर लेते हैं. गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को वो लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. जेल हो गया, कोर्ट हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर जहाँ पे उनका खजाना वगैरह उन्हें रखा हुआ था उस सबको वो लोग क्या कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं. जो टेलीग्राफ लाइन होती है दिल्ली टू दिल्ली टेलीग्राफ लाइन होती है दिल्ली तक की, उसे क्या कर देते हैं वो लोग, काट देते हैं, ताकि कोई भी मैसेज का आदान प्रदान ना हो सके. फिर जो सिपाही होते हैं वो मेरठ से कहाँ जाते हैं, वो दिल्ली की तरफ जाते हैं. तो जब वो पहुँचते हैं कहाँ पे, गेट ऑफ द रेड फोर्ट की गेट पे पहुँचते हैं 11 मई की सुबह को. उस टाइम रमज़ान का महीना चलता है और जो मुगल्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, फास्ट वगैरह रखते हैं इस टाइम पे. जो लास्ट में सबसे ज़्यादा जो ओल्ड हमारा मुग़ल एम्पायर बचा था वो था बहादुर शाह. वो अपनी प्रेयर यानी कि अपनी नमाज़ पढ़ के फ्री हुए थे और अपना फास्ट खोलने जा रहे थे. ही हियर्ड द फिर वो आवाज़ सुनते हैं अपने गेट पे, मतलब अपने घर के बाहर, और वहाँ पे वो देखते हैं कि सिपाही उनको बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि वी हैव केम फ्रॉम मेरठ आफ्टर किलिंग. वो कहते हैं कि हम मेरठ से आए हैं अंग्रेज़ों को मार के, और आक्स अस बाइट, क्यों मारा उनने, क्योंकि जो वो कार्टिलेज वो जो भरते थे उसमें क्या था, काऊ का फैट था और पिग का फैट था, वो उनको मुंह से खींचना पड़ता था तब जाके वो बंदूक वगैरह चलती थी. तो काऊ यानी कि जो गाय हैं वो हमारी माता, हिंदू धर्म में काऊ सबसे ज़्यादा पवित्र जानवर है. और जो मुस्लिम धर्म में जो पिग होता है वो हराम माना जाता है, यानी कि वो लोग पिग को बहुत ज़्यादा बेकार मानते, तो इसलिए वो ये करने को तैयार नहीं थे. ये इन दोनों के कारण, जो काऊ का फैट था और जो पिग का फैट था, वो उन दोनों के कारण दोनों के जो धर्म थे वो काफ़ी भ्रष्ट हो रहे थे. इसलिए उनने आवाज़ उठाई कि हम ये नहीं करेंगे, इसलिए हम आपके पास आए हैं क्या करने के लिए, मदद करने के लिए. मदद करो आप हमारी. बेसिकली ये जब उनने बहुत ज़्यादा उद्दंग कर दिया था, फिर दिल्ली में भी उनने बहुत ज़्यादा तबाही कर दी थी, तो ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि दिल्ली उनके हाथ में नहीं है, उनके हाथ से बाहर जा चुका है. दे डिमांडेड दैट एम्परर गिव, वो चाहते थे कि जो बहादुर शाह है वो उनकी मदद करे, उनका एज अ लीडर उनके रिवोल्ट में साथ खड़ा रहे, साथ सामने आए. काइंड ऑफ लेजिटिमेटी, बिकॉज तो वो मुग़ल एम्पायर को इसलिए चूज़ करते थे क्योंकि देखो अंग्रेज़ों से पहले हमारे यहाँ पे शासन मुग़लों का था, तो हमने कहीं ना कहीं उनको अपना एक ऐसा राजा मान ही लिया था कि भाई आप हमारा राजा हो, आप हमारे देश को चलाते. तो उनने एज अ यूनिटी, एज अ नेशनल सिंबल मुग़ल शासक बहादुर शाह को कहा था कि आप हमारे रिवोल्ट में शामिल होइए, हमारे लीडर के रूप में आप आगे
आइए, ताकि हम जो म्यूटनी कर रहे हैं उसमें आप हमारे साथ हो। एक लीडर का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी रिवोल्ट में। पैटर्न ऑफ द रेबिलियन क्या था? इफ वन वर टू प्लेस द डेट्स ऑफ दिस म्यूटनीज इन chronological order, it would appear that as the news of the mutiny in one town traveled to the next, the sepoy took up arms. The sequence of event in cantonment followed a similar pattern. तो बेसिकली क्या होता है वो हम देखते हैं। How the mutiny begin, म्यूटनी की शुरुआत होती कैसे है? Basically, the sepoy began their action with a single. In many places, it was firing on the evening gun or surrounding of the बगले। क्या होता है कि सिपाही जो होते हैं, एक दिन सिपाही का इन मैनी प्लेसेस इट वाज फायरिंग ऑन द इवनिंग, शाम के टाइम पे वो लोग क्या करते थे, फायरिंग कर रहे होते हैं। और सबसे पहले जो वो सीज़ करते हैं वो है बेल ऑफ आर्म्स। बेल ऑफ आर्म्स जैसे कि मैं आपको बता दें क्या होता है, जेल को वो लोग सीज़ कर लेते हैं। ट्रेजरी जो उनका खजाना जहाँ पे छुपा होता है उसको वो लोग लूट लेते हैं। जो उनके टेलीग्राफ ऑफिस होते हैं वहाँ पे वो लोग हुड़दंग मचा देते हैं। रिकॉर्ड रूम, बंगला, बर्निंग ऑल रिकॉर्ड्स, वो सारे रिकॉर्ड्स को जला देते हैं। हर कोई वहाँ पे कॉन्टेक्ट विद द वाइट मैन बिकम अ टारगेट, मतलब वहाँ पे जितने भी लोग थे उनका टारगेट जो कौन थे, वाइट मैन थे, फिरंगी थे। यूनाइट एंड एक्सट्रीमली, हाँ अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो जितने भी हिंदू थे, जितने मुसलमान थे, वो सब एक साथ हो गए थे, एक साथ यूनिटी में। उन्हें क्या क्या था, खिलाफ हो गए थे फिरंगी के। फिरंगी यहाँ पे कोई नहीं, एक कटाक्ष में कह रहे हैं किसको, ये जो ब्रिटिशर्स थे, कंपनी के लोग थे उनको। ऑर्डिनरी पीपल्स थे, उनने भी ज्वाइन कर लिया था अटैक को, इस रिवॉल्ट को। और जो ज़्यादा मेजर टाउन कहाँ पे सबसे ज़्यादा ये जो रिवॉल्ट है हुआ था वो था लखनऊ, कानपुर, बरेली। मनी लैंडर्स एंड रिच आल्सो बिकम द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेबल वार। और इसमें केवल ऐसा नहीं कि वो सिपाही जुड़े थे, सिविलियंस भी जुड़ चुके थे, मनी लैंडर्स थे वो भी जुड़ चुके थे। पीजेंट्स जो थे वो केवल ऑपरेसर शो नहीं कर रहे थे, पर जो अलाइज थी ब्रिटिशर्स की वो भी वो लोग बता रहे थे। उनके हाउसेस, जो ब्रिटिशर्स के हाउसेस थे, वहाँ पे उन्होंने लूट मचा दी थी। वहाँ वो उनके जो घर थे उनको उनने ख़त्म कर दिया था, तोड़ दिया था। बिकम अ रेबिलियन, जो म्यूटनी थी वो रेबिलियन में तकदीव हो गई। एंड देयर इज़ अ जनरल डिफिशिएंसी ऑफ ऑल काइंड अथॉरिटी एंड हायरार्की। फिर क्या होता है, इन द मंथ ऑफ मे, एक मिनट तो मैं देख नहीं रहा होगा, इन द मंथ ऑफ मे एंड जून ब्रिटिश हैड नो आंसर टू एक्शन ऑफ द रेबिलियन। जब मई और जून का महीना आता है तो ब्रिटिशर्स के पास इस जो उनने रेबेल किया था उसका कोई जवाब होता है नहीं। इंडिविजुअल ब्रिटोन्स के ट्राई टू सेव देयर ओन लाइव्स, हर कोई अपनी जान बचाने के पीछे दौड़ रहा था, अपनी फैमिलीज़ की जान बचाने के पीछे दौड़ रहा था। और ब्रिटिशर्स का रूल्स उन्हें ऐसे कोलैप्स करने में लगे थे जैसे कि पत्तों से घर बनाया हो और वो पत्तों का घर गिर गया हो। ठीक है, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे था, ये जो बॉक्स है ये आप खुद से पढ़ें, थोड़ा काम तो आप खुद भी करें, है ना। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या थे उनके बीच में। द रीज़न फॉर द सिमिलैरिटी इन द पैटर्न ऑफ द रिवोल्ट इन डिफरेंट प्लेस, क्योंकि हर जगह जहाँ भी रिवोल्ट हो रहे थे उसमें कहीं ना कहीं पैटर्न सेम था। और वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग जगह पे रिवॉल्ट हो रहे थे तो इसलिए उनके बीच में उतनी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन नहीं बन पा रही थी। आफ्टर 7th अवध irregular cavalry has refused to accept new cartilage in early May. They rode to the 48 native infantry and then he attacked the faith. तो जो 7th अवध की इरेगुलर कैवलरी होती है उनने भी रिफ्यूज़ कर दिया था कि जो नई कार्टिलेज है हम उसको यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको नहीं चलाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उन्हें ये बात 48 नेटिव इन्फेंट्री को बताई और दे अटैक फॉर द फेथ एंड अवेटेड 48 ऑर्डर्स।
सिपॉय ऑफ देयर इमिशनरी मूव्ड वन स्टेशन, वो एक स्टेशन, फिर मतलब उन्हें पता चल गई तो वो उनने भी रिवोल्ट शुरू कर दिया। फिर वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने लग गए थे, रिवोल्ट कर रहे थे हर जगह पे। और जो ये पीपल वर दस प्लानिंग एंड टेकिंग अबाउट द रिबेलियन, मतलब लोग फिर क्या कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, जो सुन रहा था वो उस रिवोल्ट में शामिल हो रहा जा रहा था। सबके आगे आप देखोगे सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव थे इस रिवोल्ट में शामिल होने के लिए, पर ये रिवोल्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक था, इसने ब्रिटिशर्स को हिला के रख दिया था। The pattern of the mutiny and the pieces of evidence that suggest some sort of planning and coordination raise certain crucial क्वेश्चंस ये राइज करते हैं, जैसे कि हाउ प्लान कैसे बना, प्लानर किसने प्लान बनाया था, डॉक्यूमेंट प्रोवाइड डायरेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन। तो ऐसा एक कोई सिंगल डॉक्यूमेंट है नहीं जो इस क्वेश्चन के आंसर्स दे सके, बट जो इंसिडेंट्स हुआ था वो हमें जो क्लू प्रोवाइड करता है म्यूटिनी के बारे में, वो हिस्टोरियंस पढ़ते हैं और वो जवाब देते हैं। कैप्टन हेरिसे ऑफ द अवध मिलिट्री पुलिस हैज़ बीन प्रोटेक्टेड बाय हिज इंडियन सबऑर्डिनेट ड्यूरिंग द म्यूटिनी, मतलब इंडिया के लोग ही जो इंडिया, मतलब जो उस टाइम पे पुलिस वगैरह में जो इंडियन शामिल थे, वो लोग ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे थे उनको बचाने में, वरना उनकी तो मिटिया मिट हो जाने वाली थी। तो जो 41st नेटिव इन्फेंट्री होती है, वो स्टेशन होती है, स्टेशन इन द प्लेस इंस्टेड दे हैव किल्ड ऑल द वाइट ऑफिसर्स, वो सारे वाइट ऑफिसर्स को ख़त्म कर देती है, और उनने लास्ट में इस हियर्से को भी मार दिया। और प्रिजनर और जो 41 प्रिजनर्स थे उनको उनने क्या कर दिया, रिलीज़ कर दिया था। फिर द मिलिट्री पुलिस रिफ्यूज टू डू ईदर and it was decided that the matter would be settled by the पंचायत composed of native officer drawn from each regiment। तो ये मैटर कैसे शांत हुआ, हर एक नेटिव इन्फेंट्री के ऑफिसर्स को बुलाया गया और वहाँ पे उनसे वार्तालाप की गई। चार्ल्स बॉल who wrote one of the earliest histories, सो आगे देखते हैं। व्हाट दिस सजेस्ट इज़ दैट सम ऑफ द डिसीजन वर टेकन कलेक्टिवली, इसका मतलब जो था इन लोगों ने कैसे डिसीज़न लिया कि सारे नेटिव इन्फेंट्री को बुलाया ऑफिसर्स को, फिर वहाँ पे इन्हें कलेक्टिवली डिसीज़न लिया। शेयर्ड कॉमन लाइफस्टाइल, इसमें क्या था, इसमें एक फैक्ट था कि जो सिपाही होते हैं वो एक लाइन में रहते हैं, अपना जो कॉमन लाइफस्टाइल होता है वो शेयर करते हैं, सेम कास्ट ही होते हैं, मतलब यहाँ पे कास्ट वास्ट का कोई सिस्टम था नहीं। डिसाइड टुगेदर टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर, द सिपाही वर मेकर्स ऑफ देयर ओन रेबेलियंस, यानी कि जो रेबेलियन शुरू किसने करी थी, सिपाही ने शुरू करी थी। लीडर्स एंड फॉलोअर्स के बारे में देखते हैं। टू फाइट द ब्रिटिश लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन वर रिक्वायर्ड, अगर ब्रिटिशर्स से फाइट करनी है तो आपको लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको एक प्लान में ही आप उन पर अटैक कर सकते हो, अदरवाइज़ आप उन पर अटैक कर भी दोगे तो कुछ होने वाला नहीं था, आप ये लोग मरोगे। तो इसलिए यहाँ पे लीडरशिप और ऑर्गेनाइजेशन का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। फॉर दिस द रेबल्स समटाइम्स टर्न टू दोज हु हैव बीन लीडर्स बिफोर द ब्रिटिश कॉन्टेस्ट, तो इसलिए यहाँ पे जो वो थे लीडर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि जो ब्रिटिश कॉन्टेस्ट से पहले, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जब हमें कॉलोनियल, जब वो हमारे इंडिया में आए थे, उससे पहले जो राजा था जो हमारे इंडिया पे रूल कर रहा था वो थे मुगल्स, उनको अपना लीडरशिप के लिए एक्सेप्ट करना अच्छा समझा, सही समझा। वो थे कौन, वो थे बहादुर शाह जफ़र ने बहादुर शाह। फर्स्ट रिएक्शन यानी ये था कि इनको हम अपना ऑनर बनाएंगे, इनको हम अपना लीडर बनाएंगे। नॉमिनल लीडर ऑफ द रेबेलियन, मतलब ये ऐसे कुछ करेंगे नहीं, बस एक नाम मात्र के लीडर होंगे पूरे रिवोल्ट में। Elsewhere the similar sense were enacted through the minor scale। इन कानपुर जो ये सिपाही होते हैं
ये इनकी लीडरशिप मिलती, मतलब ये तो थे ओवरऑल, जो बहादुर शाह थे ये ओवरऑल लीडर थे, नॉमिनल लीडर थे, पर जो एग्जीक्यूटिव लीडर थे अलग अलग जगह के, जैसे कानपुर के थे नाना साहिब, फिर उसके बाद बने पेशवा बाजीराव सेकंड टू जॉइन रिवोल्ट। उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, उनको ये रिवोल्ट ज्वाइन करना ही पड़ा एज अ लीडर। फिर झांसी में जहाँ रानी झांसी की जो रानी थी वो बनी थी कुंवर सिंह। एक तो ये मेरा कैमरा बार बार गिर जाता है। ओके कहाँ थे हम? हाँ दिख रहा है। कुंवर सिंह लोकल जमींदार थे कहाँ के? बिहार में अरार के, वो वहाँ के लीडर बने। अवध में बने हमारे पॉपुलर नवाब वजीद अली शाह एंड एनेक्स द स्टेट वर फ्रेशली मेमोरी ऑफ द पीपल एंड पॉपुलर। लखनऊ सेलिब्रेटेड फॉरेन ब्रिटिश रूल। लखनऊ में बने बर्जीज कादर, यंग सन ऑफ नवाब, वो लीडर बने थे। यानी कि अलग अलग जगह के अलग अलग लीडर बने थे। मैं एक बेसिकली आपको बता दूं तो कानपुर से थे नाना साहिब, जिनको फिर बाद में सक्सेसर उनके बने थे पेशवा बाजीराव। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो थी। और बिहार से जमींदार थे जो था कुंवर सिंह जी। एंड लखनऊ से वजीज कादर, इनने लड़ाई की। और नॉट एवरीवन वर द लीडर पीपल ऑफ द कोर्ट, रेंस, राजास, नवाब, तालुकदार्स, मतलब जो उनको पावरफुल लग रहा था वो उसको ही अपना एज अ लीडर बना के रेबेल करना शुरू कर दे रहे थे। Women in the place of two from Meerut, they were report that a fakir had appeared riding on the elephant and the sepoy were visiting him frequently. मेरठ में क्या हो रहा था? रिपोर्ट्स दैट अ फकीर हैज़ अपीयर्ड राइडिंग ऑन अ एलिफेंट एंड द सिपॉय वर विजिटिंग हिम। तो मेरठ में क्या हो रहा था? बेसिकली ये लोग फ़कीर को रिपोर्ट कर रहे थे फ्रिक्वेंटली। लखनऊ में आफ्टर एनेक्सेशन के बाद अवध वर मेनली रिलीजियस लीडर, सेल्फ स्टाइल फॉर प्रॉफिट हु प्रीच डिस्ट्रक्शन द ब्रिटिश रूल। लखनऊ में अवध को एनेक्स करने के बाद जो वहाँ के प्रॉफिट थे वो इस डिस्ट्रक्शन को देख के काफ़ी ज़्यादा प्रीच कर रहे थे। एल्सवेयर लोकल लीडर्स जो थे वो इमर्ज हुए, पीजेंट्स, जमींदार्स, ट्राइबल, वो सब इस रिवोल्ट में शामिल हुए। शाह महल मोबिलाइज विलेजर्स और परगाना बार आउट इन उत्तर प्रदेश। जो लोकल जो शाह महल थे उनने लोकल जो विलेजर्स थे परगना के उनको मूव करवाया, मतलब उत्तर प्रदेश के थे उनको मूव कराया टूवर्ड्स दिल्ली। गोंगो अ ट्राइबल कल्टिवेटर ऑफ सिंगभूम और छोटा नागपुर बिकम अ रेबल लीडर ऑफ कोल ट्राइबल इन द रीजन। जो गोंगो थे वो रेबल लीडर निकल के आए किसके? कोल ट्राइब्स के।